नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश को हिला दिया है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले से 10 जवानों की मौत हुई है। वहीं एक नागरिक भी मारा गया है। सभी जवान डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में जवानों का वाहन भी आ गया। इसमें 10 जवान शहीद हो गए। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक माओवादी कैडर की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों को रवाना किया गया था। इसके बाद सभी जवान वहां से लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने अरनपुर मार्ग पर पालनार में ब्लास्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि जवान एक प्राइवेट वाहन से निकले थे और हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई है। वहीं हमले के बाद जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें कुछ नक्सली भी घायल हुए हैं। मौके पर फोर्स पहुंच गई। घटना की पुष्टि आईजी सुंदरराज पी ने की है। वहीं आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल जोगा सोढ़ी, मुन्ना राम कड़ती, संतोष दामो, नौ आरक्षक दुलको मंडावी और लखमून मरकाम जोगा कवासी, हरिराम मंडावी, गोपनी सैनिक राजू राम करटम और जयराम पोडियाम और जगदीश कवासी शहीद हुए हैं। इनके साथ ही प्राइवेट वाहन के चालक धनीराम यादव की भी मौत हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि वाहन में 25 से 30 जवान सवार थे। घायल जवानों को जिला अस्पताल लाने के लिए 4 एम्बुलेंस को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया था। घटना के बाद आसपास के एरिया को सर्चिंग तेज कर दी गई है। वहीं एसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं। दरअसल बस्तर में नक्सलियों ने एक समय TCOC यानी टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रही है। इस दौरान नक्सली अक्सर बड़े हमले करते हैं। इसके चलते फोर्स पहले से ही अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत जवानों को भी सर्चिंग पर लगातार किया गया है। पिछले सप्ताह बीजापुर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था। वह साप्ताहिक बाजार में नुक्कड़ सभा कर लौट रहे थे। इसके 3 दिन बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर TCOC चलाए जाने की बात कही थी। हालांकि विधायक को निशाना बनाने की बात से इनकार कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है, जिस हमले में 10 जवान शहीद हुए हैं। वहीं इस हमले के बाद से ही गृह मंत्रालय ने अमित शाह ने तुरंत सीएम भूपेश बघेल से बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है। वहीं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में। टीपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि आज एक बार फिर से देश में दहला देने वाली घटना सामने आई, जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई। फिलहाल इस घटना में 10 जवान शहीद हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे त्यागी जी? देखिए सर, हमको ऐसा लगता है कि हमारे देश में सिपाही एक डिस्पेंसेबल कमोडिटी समझा जाने लगा है। कभी 5 जवान शहीद हो गए, कहीं 15 जवान शहीद हो गए। ये रिकरिंग प्रोसेस है। इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ। पहला उल्लंघन, वहाँ पे मिलिट्री व्हीकल की जगह प्राइवेट व्हीकल जो खाना ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्यों भेजा गया? दूसरा, जब ये SOP के अंदर बता दिया गया है कि पूरी गाड़ी को भर के ना बैठे, 2-2, 3-3 करके जाए, सारे 10 के 10 जवान एक ही गाड़ी में क्यों बैठे थे? अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का है। फिर दूसरी बात,
जिन जो जवान थे वो सीआरपीएफ के नहीं थे, वो डीआरजी के थे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। और ये कहाँ के थे? ये रिक्रूट दंतेवाड़ा से ही किए गए थे, ये रायपुर से रिक्रूट नहीं किए गए थे। यानी कि इनको भी उस एरिया का अच्छी तरह से मालूम था। इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब ये खबर एक हफ्ते पहले मिल गई थी, और वैसे भी ये पहले की खबर है कि मार्च और अप्रैल के महीने में इस किस्म की वारदातें होती हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर जानकारी क्यों नहीं दी? अब तीसरी बात, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस वहां पे लगाई गई। अब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस को एक डेटोनेटर और फ्यूज लगा के दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, मगर सवाल ये उठता है कि क्या ये पहली बार हुआ है? इससे पहले भी हुआ है। जब भी कभी कहीं पे एम्बुश हुआ या किसी पुल के ऊपर से गुजरे या किसी डिफाइस से गुजरे, ये हरकतें होती रही हैं। और फिर जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से वापस आने की क्या आवश्यकता थी? और ये सारी बातों को मैं एक तरफ अगर हटा भी दूं, तो मेरा पॉइंट ये है कि हम फौज के अंदर जब जाते हैं तो वी एज एन ऑफिसर वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्या इनके अंदर कोई ऑफिसर था? दरअसल में जो चीजों की अवहेलना होती है वो इस वजह से होती है कि उनका कमीशन ऑफिसर उनके साथ में नहीं होता। लेकिन ये तो बात हुई फौज की। प्रॉब्लम यहाँ पे सरकार से भी है। क्या सरकार ने कभी इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि ये तो छोटा सा 5, 7, 10 किलोमीटर का इलाका है? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो 250 किलोमीटर का फ्रंट था और उसमें एक्शन लिया गया था। इस इलाके में अगर ये सिचुएशन बार बार डेवलप हो रही है तो अपने सिपाहियों को मरवाने के बगैर बेहतर है कि एक बार पैरामिलिट्री फोर्सेस एक बड़ा ऑपरेशन करें, इसे खत्म करें, उनको आर्मर्ड प्रोटेक्टेड व्हीकल दिए जाएं, उनके साथ में एक रोड ओपनिंग पार्टी हो, एक व्हीकल हो जो माइन को न्यूट्रलाइज कर सके। ये सब काम ऐसे नहीं है कि नहीं किए जा सकते। और फिर आज की तारीख में 21वीं सदी में विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तरह तरह की बातों से हमारे 8-8, 10-10 जवान शहीद होते हैं। सर बड़ी तकलीफ होती है। मैं सिपाही हूँ, मैंने 1971 का लड़ाई लड़ी है, वीर चक्र प्राप्त हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। ये एक निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसमें गृह मंत्री जी का ये कह देना कि तुमको जो मदद चाहिए वो मैं दूंगा, और श्रीमान चीफ मिनिस्टर का ये कह देना कि हम उनकी फैमिली के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं, ये नाकाफी है, ये नाकाफी है। इससे ज्यादा कदम उठाने की आवश्यकता है। तकलीफ होती है एक सिपाही भी अगर जाता है तो। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी जी, सवाल ये है कि ये जो इसके पहले अगर 10 जवान अचानक ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो उनके सुरक्षा में क्या व्यवस्था की गई है? फिलहाल इसको सरकार को समझना चाहिए, सरकार इसको जवाब भी देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है त्यागी जी कि आए दिन इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था, उस समय भी 21 जवान शहीद हुए थे। अचानक आए दिन हर साल या 6 महीने में ये जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ से खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? इसके पीछे का कारण क्या है? सरकार, केंद्र सरकार आतंकवाद खत्म करने के ताल ठोक रही है। आतंकवाद हमने खत्म कर दिया, नक्सलवाद नहीं खत्म किया जा सकता है। ये कैसी व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में? इसमें सर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दरअसल का सिपाही 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज का सिपाही के हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल है और वो टेलीविजन भी देखता है और उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये इच्छा शक्ति में कमी की वजह से हो रहा है। जैसे ही ये घटना हुई इसके बाद में आपने बयान सुने, एक ने आके कह दिया कि साहब ये तो राज्यसभा की जिम्मेदारी है और दूसरे ने आके कह दिया कि साहब ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है। अब बताइए, एक तरफ जवान मरते रहे और यहाँ पे जिम्मेदारियां तय होती रहे। अब जिम्मेदारी ये उनकी है जिनको चुन के भेजा गया है और खास तौर पे राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिचुएशन को मेंटेन करना। क्या वहाँ पे रोड क्लियरिंग व्हीकल को केंद्र सरकार भेजेगी कि हम गाड़ी भेज रहे हैं? तो यानी कि इच्छा शक्ति की कमी है और इच्छा शक्ति यहाँ दिखानी है। और आपने बहुत सही कहा भाई साहब
कि अगर आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी जा सकती है तो नक्सलवाद तो उसके सामने बहुत छोटा है, और आतंकवाद का दायरा बहुत बड़ा है, जबकि नक्सलवाद का दायरा लिमिटेड है, आइडेंटिफाइड है, और इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। और अब तो आतंक ये नक्सलवादी एरियो से ही रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया है, इन्हीं के वहीं के लोग हैं, वहीं के लोग हैं। अब तो ये बहुत इजी है, अगर मैं एक गांव से आता हूँ और मेरे गांव में 4 आदमी खराब है तो मैं उसकी जानकारी दे सकता हूँ। तो अब ऐसे में, और उसके बाद भी फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जो अपने आप को ये क्लेम करती है कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है, हम तो वो भी पता लगा लेते हैं। क्यों नहीं पता लगा लिया? यहाँ भी इन्हें पता लगाने की जरूरत थी। तो नाउ देयर इज अ टाइम फॉर सोल सर्चिंग। हर आदमी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, राइट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू द डीआईजी ऑफ डीआरटी। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी जी, और सवाल एक ये है कि ये बताया जा रहा है कि बस्तर में ये जो नक्सली थे वो TCOC यानी इनका मतलब है टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रहे हैं। इसका मतलब आप एक बार बताइएगा, क्योंकि समझ में इसका मतलब कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को नहीं। तो आपसे ये जानेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, जो टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन ये नक्सली चलाते हैं, इसके अंतर्गत ये कौन सी गतिविधि करते हैं? नहीं सर, देखिए, जब भी हम कोई अटैक करते हैं तो उस अटैक के बदले में जो अटैक किया जाता है उसे काउंटर अटैक किया जाता है। अब हमने कोई ऑफेंसिव किया तो उन्होंने टेक्निकल चीजों को इस्तेमाल किया। अब टेक्निकल चीजों के अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसमें आता है IRS, यानी कि इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस और सर्विलेंस। सर्विलेंस के लिए वो अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहीं पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और रिकॉनाइसेंस के लिए वो अपने दोस्तों को, सिविलियंस को भेज सकते हैं कि जाओ रेकी करके आओ, या इधर उधर बैठ के पता लगा के बताओ क्या करना है। और इंटेलिजेंस के लिए वो अपने आदमियों को हमारे पुलिस के आदमियों से और इंटेलिजेंस के आदमियों से घुल मिला सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। So this is the method of collecting IRS. Now this can be collected in number of ways. It can be collected by drones, it can be collected by social media, it can be collected by personal contact. तो ये हो गया टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। ठीक है सर, सवाल ये है कि जैसा कि अभी आपने, और एक बात और, जो नक्सली है वो बेशक कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो नक्सल मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं वो हाईली एजुकेटेड है, और वो हैं जो देश को तोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं। कौन सी पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के या भला पार्टी के, सारी दुनिया जानती है। उनके केस दिल्ली में आए 15वें दिन खुलते रहते हैं। तो इट इज थ्रू देम दैट दे आर डूइंग टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव। टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव में ये भी शामिल है कि न केवल सिपाहियों के ऊपर हमला किया जाए, बल्कि उस तंत्र के ऊपर भी हमला किया जाए जो इसके लिए जिम्मेदार है। वो तंत्र कौन सा है? वो है जिसकी वजह से नक्सलियों को वो नहीं मिला जिसके वो हकदार है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल की जमीन को ले लेना। अब ये इस किस्म की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी किया जाए, और कुछ समय पहले हुआ भी था, एक कांग्रेस वाले लीडर के काफिले के ऊपर भी हमला किया गया था। तो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर दे कम अंडर टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव। बिल्कुल बिल्कुल सर, सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि ये जो पार्टियां हैं, अगर नक्सलवाद है तो छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में नक्सलवाद नहीं है। वो कुछ जिले हैं जैसे दंतेवाड़ा हुआ या इसके आसपास के जो जिले हैं वहां पे ये नक्सलवाद है। और इसके पीछे ये समझना होगा सर कि इसके पीछे की जो राजनीति है ना, वो भी इसकी जिम्मेदार है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो जो वहां के स्थानीय नेता होते हैं या फिर जो बड़े नेता होते हैं, उन्हीं के जरिए वोट भी लेते हैं। तो इनको ये लगता है कि एक तरफ इनको पालते पोसते रहो, इनका सहारा बनाते रहो, इनके ऊपर थोपते रहो, और उसके बाद जब एंड टाइम आता है और इनके जो गतिविधियां हैं, इनकी मांगे होती है नक्सलवाद, वो वहां के ही पिछड़े और गरीब जो दलित लोग हैं वही लोग नक्सलवाद है, वही लोग नक्सली हैं। और सर ये इसके पीछे हम राजनीतिक पार्टियों का हाथ मानते हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? मैं आपसे 100% सहमत हूँ, अक्षरशः सहमत हूँ। ये अक्षरशः सहमत हूँ सर।
असलियत में नक्सलवाद क्यों पैदा होता है? जहाँ गवर्नेंस वीक होगी वहाँ नक्सलवाद पैदा होगा। सॉलिड गवर्नेंस में नक्सलवाद पैदा नहीं होता। और नक्सलवाद जब पैदा हो गया, जब उन्होंने आप एक उपद्रवी ग्रुप पैदा कर दिया, अब आप उसका फायदा उठाते हैं। एक तरफ आप ये भी क्लेम करते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए, सिस्टम के लिए घातक है, और दूसरी तरफ उनसे जाके मिलते भी हैं और उनकी वोट भी लेते हैं। इसका मतलब ऑल दिस एक्सरसाइज इज बीइंग डन बाय द पॉलिटिशियंस। और ये चीज जो आप कह रहे हैं, ये कौन नहीं जानता आज? आप बताइए, 144 करोड़ के हिंदुस्तान में कमाल है कि 4-5 आतंकी आए और वो आके यहाँ पे एक्टिव सिपाहियों के ऊपर हमला कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई किले का दरवाजा हम बाहर से नहीं खुलता, अंदर से खुलता है। यानी कि यहाँ पे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और वो कौन है? वो है जो स्लीपिंग सेल्स है। और वो क्यों एक्टिव है? क्योंकि उनके हिमायती बैठे हुए हैं। और हिमायतियों के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? क्योंकि उनके पीछे उनके पॉलिटिकल आका खड़े हुए हैं। यानी कि ये एक पूरा शुरू से लेके ऊपर तक की कहानी बनी हुई है। और जब किसी समस्या का समाधान करना हो तो वो नीचे से शुरू नहीं होती, वो ऊपर से शुरू होती है। सांड को कंट्रोल करना है तो पूंछ नहीं, सींग पकड़ के करना पड़ेगा। जो इस समय जो कुछ पॉलिटिकल नेता हैं जिनके बारे में नाम पब्लिक जानती है, चाहे वो आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, आप उनको पकड़िए। और ये गवर्नेंस के लिए इकबाल कायम करने के लिए आवश्यक होता है। एक मिलिट्री ऑफिसर, एक मैनेजमेंट पर्सन की वजह से मेरा ये मानना है कि जब तक आप 1-2 टॉप एशेलोन में बैठे हुए लोगों को अपेक्षा से अधिक दंड नहीं देंगे, तब तक इन चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वही सर, सवाल ये होता है कि नक्सलवाद ये एक प्रदेश की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। जहां भी जो राज्य, पहले आप बिहार में देखिए, बिहार के जो पिछड़े राज्य, वहां भी आज भी नक्सलवाद है, आज भी लोग वो चीजें हैं। और ये चीजें हमने जहां तक देखी है और जो समझा है, आतंकवाद के लिए देश इकट्ठा होता है। अगर आतंकवाद गतिविधियां होती है, उससे हमारे जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और तमाम जो जितनी भी फोर्सेस हैं आर्मी की, वो पहुंचती हैं। लेकिन इस नक्सलवाद के खत्म करने के पीछे आपको क्या लगता है कि अगर नक्सलवाद खत्म करना है समूचे देश से, पूरे देश से, चाहे छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो या फिर अन्य जो भी, क्योंकि जो भी पिछड़े राज्य हैं वहां पर आज भी नक्सलवाद है, उड़ीसा भी इसमें से एक है, आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद को अगर खत्म करना है तो इसके पीछे सरकार या केंद्र सरकार को क्या हथकंडा अपनाना चाहिए? सर, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक दवाई दे दे। कैंसर के लिए पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डू, जब हम अटैक करते हैं तो चारों दिशाओं से अटैक करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको गवर्नेंस अच्छी रखनी पड़ेगी। एक ऑनेस्ट और इफेक्टिव, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्ट और इफेक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए। दिस इज वन पार्ट। द सिक्योरिटी फोर्सेज शुड बी इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड वेपन्स as on today in this 21st century. Second, the third thing is कि जो नक्सलवादी हैं, उन नक्सलवादियों को जो धार्मिक गुरु हैं, ये धार्मिक गुरु जाके उनसे बातचीत करें और उन्हें समझाएं। यानी कि तीनों फ्रंट के ऊपर अगर काम चलेगा, और ये अनअबेटेड होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअसली फॉर ए फ्यू मंथ्स। तो मैं समझता हूँ कि करीब 1 साल के अंदर अंदर एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। बिल्कुल 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 सर, फिलहाल इस पर सरकार कितना काम कर रही है आगे ये पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और अधिक चर्चा किए, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये हमला हुआ और जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। फिलहाल इसे लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, कोई अफसोस कर रहा है तो कोई इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, कोई इस पर जवाब दे रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करते हुए उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़ी है और जो सुविधा और जो भी दिक्कतें होंगी उसमें वो भरपूर सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि आईईडी ब्लास्ट कर दिया गया। इस चपेट में जवानों का एक वाहन आया जिसमें 10 जवान शहीद हुए। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सली हमले को लेकर चिंता जाहिर की है और सीएम भूपेश बघेल से उन्होंने बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। जानकारी के मुताबिक माओवादी कैडर की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा में
डीआरजी जवानों को रवाना किया गया था। इसके बाद सभी जवान वहां से लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने आर अरनरपुर मार्ग पर पलनार में ब्लास्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि जवान एक प्राइवेट वाहन से निकले हुए थे। हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई है। वहीं हमले के बाद जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। हमले में कुछ नक्सली भी घायल हुए हैं। मौके पर फोर्स पहुंच गई है। घटना की पुष्टि आईजी सुंदरराज बी ने की है। वहीं आपको बताते चले कि हेड कांस्टेबल जोगा सोढ़ी, मुन्ना राम कड़ती, संतोष तामो, नौ आरक्षक दुलगो मंडावी और लखमू मरकाम, जोगा कवासी, हरिराम मंडावी, गोपनीय समेत 10 जवान शहीद हुए हैं। फिलहाल इसे लेकर लगातार राजनीतिक हलचल भी तेज है। सभी पार्टियों की जो बड़े नेता है उन्होंने दुख जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस पर दुख जाहिर किया है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। फिलहाल ये नक्सलवाद से कैसे निपटना है, इसके लिए सरकार को एक कड़ी और तरीके में स्कीम और मुहिम चलानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको आरडी स्टीफन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टीफन जी। सवाल ये है कि लगातार गतिविधियां, आतंकवाद और नक्सलवाद होता रहता है। इसके पहले भी 21 जवान शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में। सवाल ये था, लेकिन फिर से एक बार 10 जवान शहीद हुए हैं। फिलहाल इस पर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? हेलो हेलो। जी जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ। हमने कहा स्टीफन जी, हमारा सवाल है आपसे कि आतंकी गतिविधि तो देश ने समाप्त कर दी, समाप्त करने केंद्र सरकार ने लगातार दावे भी किए हैं, लेकिन ये नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में, छोटे छोटे जिलों में ये अभी भी है और उसी नक्सलवाद का नतीजा है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। फिलहाल इस पर क्या कुछ जानकारी है और आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, आज की जो घटना घटित हुई है, ये दंतेवाड़ा के नक्सलियों ने घात लगाकर रिजर्व गार्ड डीआरजी फोर्स पर जवानों पर हमला जो कर दिया है, ये हमला पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कई ऐसे घटना घटित हुई है जहां नक्सलियों ने घात लगाकर हमारे जवानों पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसमें कई जवान शहीद हुए हैं। आज भी इसी तरह की एक घटना जो सामने आई है जिसमें 11 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें डीआरजी के 11 जवान और एक ड्राइवर को नक्सलियों ने रोड में बीचों बीच लेड लाइन बिछाकर जो आरडीएक्स धमाका इतना जबरदस्त किया कि रोड कई गुना नीचे गटा धस गया। जवानों जो जवान के वाहन थे उसके पक्षे हो गए। इस संबंध में इस क्षेत्र के जो बस्तर क्षेत्र के जो आईजी सुंदरराज ने बताया कि अरनपुर के पालानागर क्षेत्र में नक्सलियों ने जवान पर अपना निशाना बना दिया। फिलहाल तलाश अभियान तो जारी है। सूत्रों के मुताबिक जो डीआरजी के जवान हैं कल ऑपरेशन पर गए थे, लौटते समय नक्सलियों ने हमला कर दिया है। लेकिन ये घटना ऐसी नहीं है कि जो आज पहली बार हुई है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि नक्सलवाद खत्म हो जाए छत्तीसगढ़ में। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री काफी प्रयासरत हैं। फिर भी ये घटना दिन पर दिन एक अलग पहचान बना रही है और घटना को अंजाम देने में नक्सली कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल स्टीफन जी, इस पर सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल ये देखा जाएगा कि सरकार की अगली कार्रवाई क्या होती है। आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी आपने साझा की। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।